वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया। ये लास्ट टॉपिक रहता है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन करा दिया है। उसके न्यूमेरिकल्स मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को जल्दी। ये पोर्शन एक बार कवर कर लेते हैं, फिर तीनों को कंबाइन करके करा दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं कि सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या होता है। तो जानने से पहले, सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि सॉलिबिलिटी क्या होता है। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर आप सॉल्यूट या कुछ भी आप डिजॉल्व करते हो तो कितने अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो ना, वही सॉलिबिलिटी कहलाता है। और सॉलिबिलिटी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के ही बराबर लेते हैं। जितने भी हमारे सॉलिबिलिटी के जो भी टर्म होंगे ना, वो कॉन्सेंट्रेशन ही होंगे, क्योंकि सॉलिबिलिटी भी वही होती है कि मोल पर लीटर। सॉलिबिलिटी भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कितना अमाउंट डिजॉल्व पर यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन, कि पर यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन में कितना अमाउंट तुम डिजॉल्व कर रहे हो, वही सॉलिबिलिटी होती है। तो मोल पर लीटर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर होती है सॉलिबिलिटी की। तो देखो, हम लोग जब आयनिक सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं कोई भी सॉल्वेंट में, तो हम देखते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि कोई आयनिक सॉलिड है वो डिजॉल्व हो जाता है, बट कुछ हमारा डिजॉल्व नहीं होता है। उसके पीछे का फिनोमेना क्या है वो समझते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट जब पढ़ते हो तो उसका बेस जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो चलिए, अगर कोई हमारा सॉल्वेंट है, अगर इसमें तुम मान लो AB सॉल्ट डाल देते हो, AB हमारा सॉल्ट है, तो क्या फिनोमेना होती है इसके पीछे जब डिजॉल्व हमारा होता है। तो देखो, AB के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस AB इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। एक फैक्टर आता है लैटिस एंथैल्पी, मैं लिख रखा हूं यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस। जो आयंस के बीच में A प्लस और B माइनस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसको जो ओवरकम करने के लिए, उसको जो हटाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी होगी ना, वो हमारी लैटिस एंथैल्पी होती है। और देखो गौर करना, जब मैंने बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर बोल रहा है ना मैंने, तो इसका मतलब वहां पे हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्योंकि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी, इसीलिए एनर्जी यहाँ पॉजिटिव होती है। तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स को हमें ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हमारी होती है लैटिस एंथैल्पी। देखो, अब कुछ हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी होगा, सपोज करो वाटर है, तो वाटर भी तो इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा ना। तो हमारा जो सॉल्वेंट और जो आयंस का इंटरेक्शन होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। जब उन दोनों का इंटरेक्शन होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, देखो हर एक टर्म को समझना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसीलिए सॉल्वेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, लैटिस एंथैल्पी हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है। तो जो एनर्जी इन दोनों को जब इंटरेक्शन होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो हमारी होती है सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इस आयन का और जो वाटर का इंटरेक्शन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे सॉल्वेशन एंथैल्पी बोलते हैं। देखो, कोई भी आयनिक सॉलिड जब डिसॉल्व होता है वाटर में, एक कंडीशन होती है कि वो कब डिसॉल्व होगा। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी हमारा हमेशा ग्रेटर होगा लैटिस एंथैल्पी से। ये कंडीशन है, तभी हमारा डिसॉल्व होगा कोई भी आयनिक सॉलिड, क्योंकि जब तक सॉल्वेंट और आयंस का इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होगा, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, तब तक हमारा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये ज्यादा स्ट्रांग होगा तो हमारा डिसॉल्व होने में उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगा, उतना ही प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ सॉल्वेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, अगर तुम्हारा कोई आयनिक सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है अच्छे से। तो देखो, ये बात तो होती है। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी के टर्म में क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई भी हमारा जो सॉल्युबल सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। 3 टाइप्स आर देयर। चलिए एक एक करके समझेंगे। ये हटा देता हूं, आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा, और किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखता हूं आज मैं इसे पूरा कवर करा पाता हूं कि नहीं। अगर नहीं करा पाऊंगा टॉपिक, क्योंकि लंबा अगर होगा तो मैं इसे 2 पार्ट में कराऊंगा, पर मैं ट्राई करूंगा कि आज मैं पूरा कंप्लीट करा दूं। काफी दिन से आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो चलो देखते हैं कि अगर हमारा
सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारी, ध्यान देना, अगर हमारी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर हो तो हम बोलते हैं कि हमारा सॉल्युबल सॉलिड है। हम बोलते हैं हमारा सॉल्युबल सॉलिड है, कंप्लीटली सॉल्युबल है, अच्छे से सॉल्युबल है। अगर सॉल्युबिलिटी रेंज अगर तुम्हारी होती है 0.01 मोलर से 0.1 मोलर के बीच में होती है ना, तो हम लोग बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है हमारा। देखो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अगर तुम्हारी सॉल्युबिलिटी अगर कम है, अगर लेस देन 0.01 मोलर है, इसका मतलब तुम्हारा स्ट्रेंगली सॉल्युबल है, बहुत कम सॉल्युबल है, स्ट्रेंगली सॉल्युबल सॉलिड है तुम्हारा। इसका मतलब जैसे हम लोग ले लेते हैं AgCl, बैरियम सल्फेट, ये सब इसका एग्जांपल है। तो मतलब तुम्हारा सॉल्युबिलिटी रेंज अगर इतनी कि इससे कम आ जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सब, ये 3 कंडीशन है, 3 तरीके से डिवाइड किया गया है तुम्हारी आयनिक सॉलिड को। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ये बात होती है सॉल्युबिलिटी के, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। किसी भी स्ट्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ही हम लोग पढ़ेंगे, KSP निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हम लोग बाकी 2 सॉलिड से मतलब नहीं रखते हैं, पहले का वो जो लास्ट वाला मैंने बताया उसी का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वहीं पे बनेगा। तो देखो बैरियम सल्फेट ले लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग AgCl भी ले सकते हैं। चलो AgCl ले लेते हैं, AgCl ले लेते हैं, ज्यादा जाना पहचाना लगता है ये। तो जब इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारा Ag प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो तुम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो, तुम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो हमारा होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इनटू होती है हर बार की तरह AgCl, देखो सॉलिड में है, यहाँ पे हम लोग इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लेते हैं। तो क्या होगा जब ये इधर जाएगा तो ये इनटू होगा, AgCl इनटू हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग KSP बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू आती है, ठीक है। ये बात यहाँ खत्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर KSP हमें पता है ना तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। सपोज करो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी मैंने आपको अभी बताया है, सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है मोल पर लीटर। तो सपोज करो तुम F मोल AgCl के हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर F मोल ऑफ AgCl हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो इसका 1 मोल टूट रहा है, तो इसका जब 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी 1 मोल बन रहा है। तो जब हम लोग इसके S मोल लेंगे तो इसका भी तो S मोल बनेगा, इसका भी तो S मोल ही बनेगा, ठीक है। हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे मान लो पहले हमारा 0 है, मतलब यहाँ पहले S है और फिर यहाँ 0 है। कुछ हम लोग मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा डिसोसिएशन होगा, बट यहाँ पे होता क्या है कि पूरा का पूरा हम लोग X बहुत छोटा होता है तो हम लोग S ही मान के चलते हैं। तो देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, मैंने अभी बताया कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम लोग KSP लिख सकते हैं S इंटू S। तो ये क्या हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा, S इक्वल्स टू अंडर रूट KSP हो जाएगा। तो देखो अगर तुम्हें KSP पता है तो तुम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, और अगर सॉल्युबिलिटी पता है तो KSP निकाल सकते हो। देखो अब हम लोग इसका पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट का। यहाँ पे क्या देखो, मैंने कॉमन आयन इफेक्ट आप लोगों को बताया था वहां पे कि हमारा जब डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होता है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर देखो उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर 2 एप्लीकेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कॉमन आयन का। 2 से ज्यादा है पर मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन यहाँ पे बताता हूँ कॉमन आयन का। चलिए इसको देख लीजिएगा, नोट करना है तो कर लीजिएगा। अगर ये तो मैंने AgCl का लिखा, अगर कोई जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज करो अगर तुम कोई जनरल रिएक्शन लिखते हो, अच्छा इसको पहले मैं हटाता हूँ फिर बताता हूँ। ये हमारा AgCl के लिए कोई जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो उसका किस तरीके से होता है। अगर तुम मान लो AX BY लिखते हो
ये हमारा टूटता है, तो क्या होगा, एक एक्स ये हो जाएगा। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम कैसे लिखोगे? इसका तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी हमारा यहाँ पे स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा, जैसे हम लोग पहले लिखा करते थे। बस ये हमारा हो जाएगा KSP। तो कोई जनरल रिएक्शन का बता रहा हूँ, हर बार हम लोग इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक दो एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का क्या रोल है। कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? कॉमन आयन इफेक्ट, देखो कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl को प्यूरिफाई करने के लिए। सपोज करो हमारा NaCl है नमक, जब ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में, तो देखो ये हमारा इम्प्योर होता है, इम्प्योर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग HCl गैस को पास करते हैं, HCl गैस को पास करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है, ये इक्वेशन बनती है। तो तुम देखो यहाँ पे Cl माइनस जो हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये कॉमन हो गया ना, तो कॉमन होने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियस प्रिंसिपल, ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन को इधर टेंड करवा देगा। जब रिएक्शन तुम्हारा इधर आएगा तो तुम ये समझ लो NaCl हमारा प्रेसिपिटेट आउट होगा, पीपीटी मिलेगा NaCl का। अब जो NaCl का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा ना, वो बिल्कुल प्योर होगा। जितनी भी इम्प्यूरिटीज रहेगी वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगी, और जो प्रेसिपिटेट होकर बाहर आएगा वो प्योर NaCl होगा। ये पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। ये जो फिनोमेना है उसको सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। देखो मैं एक कंसेप्ट से आप लोग को बहुत सारी जानकारी देने का ट्राई करता हूँ, बहुत सारी नॉलेज देता हूँ, आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl के लिए कॉमन आयन इफेक्ट का जो रोल है यहाँ पे वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस फिनोमेना को सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले तो आप बताइएगा कि NaCl का जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हम लोग HCl को पास करते हैं, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट the reaction shift to the backward direction, so we get a pure NaCl। ठीक है, एक तो बात ये होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। दूसरी बात हमारी आती है कि हम लोग सोप को हम लोग सोप बनाते हैं, वो भी इसी मेथड के थ्रू प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफिकेशन या तुम बोल दो प्रिसिपिटेट आउट सोप फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से हम लोग को सोप को प्रिसिपिटेट करना है। तो चलिए देखते हैं, वहां पे सोप का फॉर्मूला लिख लीजिए C17H35COONe। जब ये हमारा टूटेगा, सॉलिड फॉर्म में है, जब ये हमारा टूटेगा तो क्या बनेगा, आयंस को अलग कर दो ना, कुछ नहीं करना, आयंस को तुम अलग कर दो। देखो बार बार मैं एक्वस लिख रहा हूं, यहाँ पे नहीं लिखूं तो आप लोग समझ के चलिएगा, बार बार लिखना या पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, NaCl को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जब तुम NaCl डाल दोगे ना यहाँ पे, तो देखो Na हमारा कॉमन हो जाएगा, कॉमन आयन का रोल प्ले करेगा Na, तो Na कॉमन हो जाएगा। ठीक वही कहानी रिपीट होती है, Na की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन तुम्हारा इधर को जाएगा तो हमें सोप मिलेगा, सोप प्रिसिपिटेट आउट होगा, सोप सॉल्यूशन से हम प्रिसिपिटेट करा सकते हैं NaCl को डाल के। तो ये दो फिनोमेना है जहां कॉमन आयन इफेक्ट का रोल प्ले होता है, और नोट करना है तो कर लीजिए, फिर वीडियो को स्टॉप करके फिर आगे मैं बताता हूं। चलो एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हमारा AgCl हम जानते हैं सिल्वर क्लोराइड, वाटर में उतना सॉल्युबल नहीं है, पर पूछ लिया जाता है कि अमोनिया में क्यों सॉल्युबल है, अमोनिया में क्यों सॉल्युबल है AgCl। तो देखो उसके पीछे की कहानी भी समझ लो। देखो इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जो हमारा AgCl है ना, ये वाटर में उतना सॉल्युबल नहीं है। तुम देखते भी होगे जब तुम लैब में रिएक्शन करते होगे तो AgCl का हमें पीपीटी मिलता है, AgCl का हमें, बट हम जब देखते हैं कि जब NH3 में, जब इसको हम NH3
में डिजॉल्व करते ही उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उसके पीछे का रीजन ये है, देखो Ag क्या करता है, हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया के साथ। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे NH3, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स ये बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जैसे ये अमोनिया हमने डालेंगे यहाँ इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो देखो Ag+ आयन की तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना, वही कहानी रिपीट होगी फिर से। देखो एक ही बात है, बार बार वही रिपीट होगी। कंसेप्ट है लीच-एटेलियस प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में अपने लेक्चर नंबर 6 में बताया है, आप लोगों को जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा वीडियो। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी, Ag+ की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा। इसका ये मतलब है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, AgCl ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिसॉल्व होगा NH3 में। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा स्टार कार्ड देके कि हमारी AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है अमोनिया में ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अमोनिया का वहां कॉम्प्लेक्स बन जाता है सिल्वर के साथ, Ag के साथ, इसीलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा अच्छे से। चलिए टाइम तो है, मैं एप्लीकेशन भी बता देता हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, आधे घंटे का वीडियो बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखने से पहले एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो तुम्हारा ये दिया हुआ है, सपोज करो तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूं। देखो चार्ज बैलेंस हो गया, +12 -12 कट जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन होता है। देखो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S मान लेते हैं, इसकी S मान लेते हैं, इसकी 3S होगी क्योंकि यहाँ पे 3 रेशियो में दिया हुआ है, 1:3:4 दिया हुआ है, तो इसकी 4S होगी। तो जब तुम इसका KSP लिखोगे ना तो 3S देखो पावर में स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट चला जाएगा, 4S पावर में स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट चला जाएगा। देखो एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे, 4 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में है ये, तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, तो S की पावर 7 लिख सकते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर तुम इसको तुम x मान लो, इसको तुम y मान लो यहाँ पे, तो देखो बताना क्या चाहता हूँ कि x की पावर x हो रहा है यहाँ पे, y की पावर y हो रहा है और x प्लस y हो रहा है KSP। तो ये तुम डायरेक्ट KSP लिख सकते हो, तुमको इतना इक्वेशन में तोड़ने की जरूरत नहीं है पेपर के टाइम पे। तुम डायरेक्ट ये याद रखो x की पावर x, y की पावर y, x हमारा x प्लस y और x हमारा ये है, y हमारा ये है, 3 है और यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन लिख लो, मान लो AgCl की बात कर रहा हूं मैं, तो AgCl का भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे तो 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर 1, 1 की पावर x की पावर x प्लस y 1 प्लस 1, तो हमारा तो वही हो जाएगा f की पावर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 1 ही है। बट इस रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा ट्रिक है, शॉर्टकट है, ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए अगर लिखना है तो। आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं एप्लीकेशन पार्ट भी बता ही दे रहा हूँ, टाइम है आज। देखो पहला एप्लीकेशन मैं बता चुका हूं कि अगर हमें KSP पता है तो हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन क्या है, चलो तो पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर KSP पता है तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और सॉल्युबिलिटी पता है तो KSP कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन हमारा होता है कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा आयनिक सॉलिड हमारा प्रिसिपिटेट बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग KSP लिखते हैं ना, जैसे वहां पे हम लोग QC लिखते थे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QSP। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो QSP लिखते हैं, और इक्विलिब्रियम के होने के पहले और होने के बाद QSP से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारा अगर QSP ज्यादा है KSP से, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रिसिपिटेशन होगा, PPT होगा। यहाँ पे क्यों ऐसे बोल रहा हूँ समझ करो, तुम्हारा समझ लो। QSP मान लिखते हैं Ag+ और Cl- लिखते हैं।
देखो QSP ज्यादा, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा, इसका मतलब तुम्हारा PPT बनेगा। और अगर QSP तुम्हारा कम है, KSP से कम है QSP, तो तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेंड करेगा, रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेंड करेगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये है। तीसरा एप्लीकेशन मैंने अभी बताया है प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब अगर हमें प्रिसिपिटेट आउट कराना है प्योर, जैसे NaCl है प्योर सॉल्ट के लिए, प्योर NaCl को अगर हमें प्रिसिपिटेट आउट कराना है तो हम वहां पर भी KSP का यूज करते हैं, एप्लीकेशन है KSP का ही है ना वो। तो हमारा सॉल्टिंग आउट तुम लिख सकते हो, एप्लीकेशन में लिख सकते हो सॉल्टिंग आउट। तो ये 3 एप्लीकेशन है, इसके 3 एप्लीकेशन है, देख लीजिएगा ध्यान से। और कोई एप्लीकेशन तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो एप्लीकेशन पार्ट हो गया। और एक मैं नेचुरल फिनोमेना आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग एक टर्म से इसे हटाता हूँ, पहले एक टर्म आप लोग सुने होंगे एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन तो आप लोगों को पता होगा, हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पता होना चाहिए। आप लोग हायर क्लास में आ गए हो। तो एसिड रेन हमारा जो होता है, हम देखते हैं कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो एसिड रेन से खराब होता है। उसके पीछे का फंडा देखते हैं क्या है। देखो तुम्हारा सपोज कर कोई सॉल्ट है, तो ये हमारा इस तरीके से टूटता है, ठीक है, इस तरीके से टूटेगा। तो तुम देखो, हम बोलते हैं एसिड रेन मतलब क्या, एसिड रेन मतलब एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में तुम्हारा कोरोड होता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, मतलब यहाँ डिजॉल्व होता है बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में। मतलब तुम्हारा इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी, चलो ये लिख लो, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी, ये हेडलाइन ऊपर की लिख लो, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। पीएच का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी में, वो बता देता हूं। देखो तुम अगर पीएच कम करोगे, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, पीएच अगर तुम कम करोगे, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी तो वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा। अरे कैटायन है तो एनायन के साथ ही तो कंबाइन करेगा ना। तो ये तुम्हारा एनायन के साथ कंबाइन करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली-चैटेरियस प्रिंसिपल, बार-बार ली-चैटेरियस का नाम तो आएगा ही इक्विलिब्रियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटेरियस प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे तुम्हारा ये कैटायन एनायन को लेगा, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी, रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट तुम्हारा सॉल्युबल होगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसीलिए बोलते हैं जब एसिड रेन होता है तो हमारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह खराब हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उतनी ही तो खराब होंगे ना। इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसके पीछे का रीजन यही है, इसके पीछे का फंडा यही है। तो कोई पूछ ले कि इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी, पीएच का क्या फर्क है सॉल्युबिलिटी पे, तो बोल दीजिएगा पीएच घटाओगे तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एनायंस हमारे कम होंगे, एनायंस के साथ कंबाइन करके वो एनायन के साथ कंबाइन यहाँ पे करेगा वो, तो हमारा क्या होगा, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब घटाओगे पीएच तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ये रिलेशन है। देख लीजिएगा, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ, अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन कराऊंगा कवर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च पर्पस के लिए भी, और हम देख भी रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी बहुत डिमांड में चल रही है। अभी कोई भी रिएक्शन हम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकली करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है। अभी मैं एमएससी प्रोजेक्ट किया हूँ अपने IIT आईएसएम धनबाद में, तो वहाँ भी रिएक्शन मैंने कन्वेंशनल मेथड के थ्रू नहीं करा के मैंने ग्राफीन हेटेरोस्ट्रक्चर बनाया था बोरोनाइट्राइड के साथ, तो वहाँ भी मैंने रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकली करवाया है। इलेक्ट्रोकेमिकली इसलिए करवाया है, वो हमारा इको फ्रेंडली होता है, लेस पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है।
तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है जानना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इंट्रेंस पर्पज से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।